ऑफिशियल। कैसे आप सब लोग? आज आ गए हम फिर से नया वीडियो लेकर, जो कि हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में है। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको एक बात बता दूं कि जैसे आप लोग लाइक और सपोर्ट कर रहे हैं, कमेंट करके भी बताइए कि उसमें कुछ वीडियो में कुछ रह गया हो, मिस हो गया हो, या फिर कैसे और क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए वीडियो में, ताकि मैं वीडियो अच्छे से बना सकूं और कौन सा कंटेंट में बना सकूं। तो गाइस, आज का जो वीडियो है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है और बहुत ही नॉलेजेबल है, क्योंकि ये जो वीडियो जो टॉपिक है हम लोग बहुत इजी लेते हैं, लेकिन ऐसे टॉपिक्स को हमको समझना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक है, लेकिन इससे ज़्यादा लोग इससे बीमार होते हैं और प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो इसका आज का जो टॉपिक है हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में। गैस, अदर वर्ड भी है इसका, जो कि नोसोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं नोसोकोमियल इन्फेक्शन एंड हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। तो गैस, इन्फेक्शन क्या होता है? इन्फेक्शन होता क्या है? कोई भी बैक्टीरिया अगर ग्रोथ होता है कहीं पे तो इसे इन्फेक्शन कहते हैं। बॉडी पे अगर बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, प्रोटोजोआ, जो भी ग्रोथ होता है स्किन पर, उसको कहते हैं इन्फेक्शन। तो गाइस, ये क्यों होता है और इसका प्रिवेंशन क्या है? तो हम हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में क्या बात करते हैं गाइस? क्या टॉपिक क्या हो सकता है? जब हॉस्पिटल में पेशेंट आता है, उसको ट्रीटमेंट मेडिसिन देते हैं, सब कुछ देते हैं, फिर हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल, हॉस्पिटल में इन्फेक्शन क्यों प्रिवेंट करे? ऐसा क्या होता है कि हॉस्पिटल में इन्फेक्शन प्रिवेंट करे? हॉस्पिटल में तो ट्रीटमेंट देते ही हैं। जब बीमार हो गया, बुखार आ गई या कुछ हो गया, उसको हॉस्पिटल में लेके आए, इंजेक्शन दे रहे, ग्लूकोज दे रहे, सब दे रहे, लेकिन हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में हम क्यों जाने? हमको क्या ज़रूरत है? जानने की ज़रूरत है दोस्तों, बहुत ज़रूरत है। पहले तो हम समझे कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन क्या होता है। गैस, हम कोई भी पेशेंट ले लो, जैसे कि ऑपरेशन हो गया हो, या फिर डायबिटीज़ पेशेंट हो, या फिर किसी को निमोनिया हो गया हो, कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल में आता है, या कोई किसी का आरटी एक्सीडेंट हो गया हो, बहुत ज़्यादा सीरियस है, हेड इंजरी हो गया हो, बहुत ज़्यादा सीरियस है, वो एडमिशन हो गया उसका, और उसको इंट्यूबेशन करने की ज़रूरत पड़ी। इंट्यूबेशन मतलब यहाँ से मुंह में से जो पाइप डालकर मैकेनिकल वेंटिलेशन पे रखते हैं, वेंटिलेटर जो बोलते हैं हम लोग, वेंटिलेटर पे जो रखते हैं, वेंटिलेटर पे रखने के बाद आफ्टर 48 आवर्स ऑफ एडमिशन होने के बाद 48 आवर्स के बाद अगर उसको कुछ निमोनिया होता है, पेशेंट को क्या हुआ था? एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट, हेड इंजरी वगैरह हुआ था, तो उसको तुरंत हॉस्पिटल में लेके आए, सीरियस था, उसको मुंह में से पाइप डालकर इंट्यूबेशन करके वेंटिलेटर लगा के उसको मैकेनिकल ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो मैकेनिकल वेंटिलेशन दे रहे हैं उसको, वो जिंदा है, वो बच गया, लेकिन उसको क्या हुआ था? सिर्फ एक्सीडेंट हुआ था। अभी यहाँ पे 48 आवर्स, अगर 2-3 दिन के बाद उसको ऐसा कुछ यहाँ पे सीने में कुछ इन्फेक्शन होता है, जैसे कि निमोनिया हो गया, तो ये किस वजह से हुआ? ये जो पाइप डाले हैं हमने, वो शायद प्रोसीजर करते जब कुछ इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर कुछ सक्शन करते समय इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर जो ट्यूब है वो स्टेराइल नहीं हो सकता है। जो हम ट्रैकेस्टमी का जो ट्यूब यूज़ करते हैं, जो ट्रैकेस्टमी यूज़ करते हैं, वो स्टेराइल नहीं हो सकता है। प्रोसीजर जो भी हो वो स्टेराइल, अनस्टेराइल प्रोसीजर हो। तो ये सब चीज़ें मायने रखती हैं कि हॉस्पिटल इन्फेक्शन प्रिवेंशन में। तो अभी आप समझिए कि कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है, जो बीमारी से वो एडमिट होता है, उसको छोड़कर, वो बीमारी छोड़कर, वो कंडीशन छोड़कर अलग से कोई इन्फेक्शन उसको होता है हॉस्पिटल में 2-3 दिन के बाद, तो उसको कहते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस और नोसोकोमियल इन्फेक्शन। मैंने एग्जांपल दिया है अभी एक ट्रैकेस्टमी, जो इंट्यूबेशन करते हैं, उसको निमोनिया होता है, तो वो हो गया हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। उसको कहते हैं वेंटिलेटेड एसोसिएटेड निमोनिया, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया कहते हैं, वैप कहते हैं उसको। हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया भी होता है। हॉस्पिटल में आने के बाद कोई प्रोसीजर्स हम लोग अनस्टेराइल प्रोसीजर्स कर रहे हैं, या फिर हम ऑक्सीजन दे रहे हैं, नेबुलाइजेशन दे रहे हैं, अनस्टेराइल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, वहाँ सही नहीं है, या फिर कुछ पेशेंट को हम लोग स्टेराइल मेंटेन नहीं कर रहे हैं, आईसीयू में है पेशेंट, हम वहाँ पे स्टेराइजेशन मेंटेन नहीं कर रहे हैं,
अनस्टेराइल प्रोसीजर जो भी मेंटेन करते हैं वहाँ पे, अगर उससे हॉस्पिटल में पेशेंट को इन्फेक्शन होता है तो उसको कहते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, हैप। और एक भी होता है इसमें निमोनिया, कैप, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, जो कि बाहर हॉस्पिटल के बाहर जो निमोनिया होता है उसको कहते हैं कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। गाइस 3 टाइप के होते हैं, हैप, वैप एंड कैप। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया जो होता है उसको हम लोग फिर भी मिनिमम ट्रीटमेंट देकर, छोटे से छोटे एंटीबायोटिक्स देकर उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं, वो क्यूर हो सकता है, चांसेस है उसके कि क्यूर होना है। नेक्स्ट होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, क्योंकि वो वेंटिलेटर नहीं है, नॉर्मल पेशेंट है, तो उसको 2-3 दिन के बाद अगर निमोनिया होता है तो उसको एंटीबायोटिक्स देकर, फिर कुछ हाई एंड एंटीबायोटिक्स देकर भी उसको ट्रीट करके उसको क्यूर कर सकते हैं। और एक आ गया वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, वैप, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजर है। किसी को भी ये निमोनिया हो गया उसके बचने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। कितने भी हाई एंड एंटीबायोटिक्स दे दो आप लोग, चांसेस बच गया तो मेहरबानी खुदा की, नहीं बचा चांसेस बहुत कम रहते हैं वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया के। इसीलिए गाइस अगर जो भी पेशेंट वेंटिलेटर पे होता है उसको प्रॉपर तरीके से स्टेराइल प्रोसीजर्स फॉलो करना है, चाहे सक्शनिंग हो, चाहे इंट्यूबेशन हो, कुछ भी प्रोसीजर्स हम लोग कर रहे हैं वहाँ पे तो स्टेराइल प्रोसीजर्स मेंटेन करें ताकि उसको इन्फेक्शन ना हो, पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो। अगर उसको इन्फेक्शन हो गया तो उसके वजह से दूसरे पेशेंट को भी ट्रांसफ़र हो सकता है इन्फेक्शन। यस, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया भी ट्रांसफ़र होता है दूसरे पेशेंट को। ये हो गया, मैं वेंटिलेटर एसोसिएटेड वैप के बारे में बता दिया आप लोग को। चलते हैं और एक इन्फेक्शन जो कि सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन है। आप कौन से भी हॉस्पिटल में सर्जिकल प्रोसीजर होता है, जो भी हॉस्पिटल में सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं वहाँ पे जाइए, देखिए आप, क्योंकि ऑपरेशन होने के बाद वो 2 दिन ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, माइनर प्रोसीजर्स हो या मेजर प्रोसीजर्स हो। कोई प्रोसीजर 1 डे प्रोसीजर्स होते हैं कि सेम डे डिस्चार्ज करते हैं, लेकिन जो भी सर्जरी करते हैं ओपन करके, जो भी स्किन ओपन करके सर्जरी करते हैं, 2-3 डेज़ के बाद अगर उसको इन्फेक्शन वहाँ पे होता है, जैसे रैशेस, इचिंग वगैरह जो भी होता है, उसको कहते हैं सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। इसलिए सर्जन को क्या करना चाहिए, प्रॉपर एंटीबायोटिक्स, जो भी एंटीबायोटिक प्रोटोकॉल होता है उनके हॉस्पिटल में वो फॉलो करके उसको एंटीबायोटिक्स प्रॉपर तरीके से, उसके ट्रीटमेंट के हिसाब से प्रॉपर तरीके से एंटीबायोटिक्स लिखे और उसको फॉलो अप करें। कम से कम 14 डेज़ यू हैव टू फॉलो। डॉक्टर्स को क्या करना चाहिए, 14 डेज सर्जरी के बाद फॉलो अप करना चाहिए कि पेशेंट कैसा है, वहाँ पर इन्फेक्शंस है या नहीं, ड्रेसिंग्स प्रॉपर होना चाहिए, स्टेराइल ड्रेसिंग्स होना चाहिए, स्टेराइल सर्जरी होना चाहिए। स्टेरिलिटी मेंटेन बहुत ज़रूरी है हॉस्पिटल में। अगर हम स्टेराइल प्रोसीजर्स मेंटेन ना करें तो पेशेंट को इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है, जिसकी वजह से पेशेंट के एडमिशन या पेशेंट के स्टे, लेंथ ऑफ स्टे जो कहते हैं, एडमिशन होने के बाद डॉक्टर कहता है कि तो तुम 2-3 दिन में डिस्चार्ज हो जाओगे, लेकिन जैसे ये इन्फेक्शन आ जाता है उसके लेंथ ऑफ स्टे बढ़ जाता है। 2 दिन थे, 3 दिन थे, लेकिन इन्फेक्शन रेट बढ़ गया, इन्फेक्शन बढ़ गया तो एडमिशन डेज भी बढ़ गए, 5-6 दिन हो गए। वो क्यूर होना, फिर पहले तो ये दूसरी चीज़ से आया था, ऑपरेशन कराने आया था, सर्जरी कराने आया था, वो क्यूर हो गया, लेकिन अब इन्फेक्शन आ गया, वहाँ पे इतना बड़ा इन्फेक्शन आ गया, फिर उसको ट्रीटमेंट दो, एंटीबायोटिक्स लगाओ, अलग से पैसा खर्च, टाइम वेस्ट, लेंथ ऑफ स्टे बढ़ गया। तो ये हो गया आपको सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। फिर चलते हैं नेक्स्ट, वो होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। गैस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्यों होता है? हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट्स आते हैं, बहुत सारे अनकॉन्शियस पेशेंट आते हैं, डिसओरिएंटेड पेशेंट्स आते हैं, जो कि जिसको कुछ समझता नहीं, जैसे एक्सीडेंट हो गया लेकिन सब नॉर्मल है, लेकिन थोड़ा बहुत दिमाग सर पे मार लगा, सर पे चोट भी आ गई, तो वो कुछ समझता नहीं, कुछ बोल नहीं सकता या फिर कुछ समझ नहीं सकता कि कौन है, पहचान नहीं सकता किसी को। तो ऐसे लोगों को फोलिस कैथेटराइजेशन करते हैं। जैसे सर्जिकल पेशेंट, बेड रिडन पेशेंट हो गए, सर्जरी हो गई, ऑपरेशन हो गया, एनेस्थीसिया दिया है उसको, बेहोशी का इंजेक्शन दिया है उसको, तो ऐसे लोगों को क्या होता है दोस्तों, पेशाब में पेशाब का एक पाइप डालते हैं जिसको फोलिस कैथेटराइजेशन कहते हैं, जो कि आपका यूरिन जो है सीधा बैग में जाएगा। तो ये जो प्रोसीजर होता है फोलिस कैथेटराइजेशन, बहुत ही स्टेराइल प्रोसीजर है, तो स्टेराइल प्रोसीजर फॉलो करें। अगर हम लोग स्टेराइल प्रोसीजर फॉलो नहीं करेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे इन्फेक्शन आएगा, और उसको कहते हैं कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। मतलब कैथेटर के वजह से उसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है। वो आया किसी और कंडीशन से, वो आया किसी और बीमारी लेकर हॉस्पिटल में, लेकिन उसको इन्फेक्शन किस वजह से हुआ,
कैथेटर इंसर्शन के वजह से हुआ, जो कि प्रॉपर तरीके से इंसर्शन नहीं हुआ है। प्रॉपर के माने ये है कि स्टेरिलिटी मेंटेन करना है, स्टेराइल प्रोसीजर मेंटेन करना है, वहाँ पे स्टेराइल प्रोसीजर करना है। जैसे ही प्रोसीजर, चलो स्टेराइल प्रोसीजर हो गया, लेकिन ड्रेसिंग्स जो भी होते हैं वहाँ पे मेंटेन जो भी होता है, जो येलो कलर का कनेक्टर होता है फोलिश कैथेटर का, उसको वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। या फिर बैग जो लटकता रहता है उसको भी केयर करना ज़रूरी है, वो नीचे ना लटके और डस्टबिन के पास ना रहे, उससे भी उसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, जिसको कहते हैं कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो ये कब हुआ? हॉस्पिटल में आने के बाद। जो भी पेशेंट दूसरे कंडीशन से आता है लेकिन हॉस्पिटल में आने के बाद उसको हॉस्पिटल की वजह से, हॉस्पिटल के स्टाफ की वजह से या हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट की वजह से या दूसरे पेशेंट्स की वजह से ये पेशेंट को इन्फेक्शन होता है, तो उसको कहते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। और एक है दोस्तों चौथा जो है, उसको कहते हैं कैथेटर सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। अब ये क्या है? सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन क्या है? गैस हॉस्पिटल में थोड़े लोग ऐसे पेशेंट्स होते हैं, जैसे सेलुलाइटिस हो गया है, जिसको सेलुलाइटिस मतलब पूरा स्वेल हो गया, या फिर नेफ्रो केसेस ले लो आप, जो डायलिसिस पे होते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको वीन्स नहीं मिलते, जो कैनुला हम लोग लगाते हैं, जो आईवी कैनुलेशन जो लगाते हैं, जो ग्लूकोज जो के लिए हम लोग लाइन्स ढूंढते हैं, उनको वेन्स नहीं मिलते। ऐसे लोगों को, या फिर कोई बहुत ही बैड कंडीशन में है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में, ऐसे लोगों को बहुत सारे इंजेक्शंस चलते रहते हैं, इन्फ्यूजन्स चलते रहते हैं, आईवी ग्लूकोज चलते रहते हैं। ऐसे लोगों को एक कैनला या 2 कैनला उनको बस नहीं होंगे, कम से कम 5-6 अलाइंस चलते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को सेंट्रल लाइन यहाँ पे एपिड्यूरल जो भी कहते हैं हम लोग, यहाँ पे उनको सेंट्रल लाइन कैथेटर डालते हैं। यहाँ पे एक वेन होती है, वहाँ से उसको सेंट्रल लाइन डालते हैं। डायरेक्ट यहाँ पे जाकर ट्रिपल लुमेन करके, डबल लुमेन करके रहता है, वहाँ पे हम लोग 3 वेस लगा के 6 लाइन्स, 6 ग्लूकोज, 6 इंजेक्शन एक ही साथ यहाँ से हम लोग वो पेशेंट को दे सकते हैं। इसलिए सेंट्रल लाइन डालते हैं। चाहे यहाँ पे सबड्यूरल भी डाल सकते हैं, एपिड्यूरल भी डाल सकते हैं, और जो है सो फीमोरल भी डाल सकते हैं। तो ये कंडीशन बहुत ही ख़राब कंडीशन जिसकी होती है, बहुत ही सीरियस कंडीशन या बेड रिडन कंडीशन, या फिर जिसके वेन्स नहीं दिखते हैं, या नेफ्रो केसेस, सेलुलाइटिस केसेस, ऐसे लोगों को सेंट्रल लाइन डालते हैं। ये भी हाई रिस्क प्रोसीजर है और स्टेराइल प्रोसीजर है, बहुत ही स्टेरिलिटी मेंटेन करना पड़ता है। तो ये स्टेराइल प्रोसीजर के बाद जैसे ही पेशेंट दूसरी कंडीशन से आया, जैसे डायलिसिस के लिए आया हो, या फिर सेलुलाइटिस, पूरा इन्फेक्शन, बॉडी पूरी फूली हुई है, पूरी सूजे हुए, कहाँ से देखो वहाँ से पूरा उसका स्वेलिंग है, पानी निकल रहा है, ऐसे कंडीशन में आया है पेशेंट को हम लोग यहाँ पे सेंट्रल लाइन डाल दिए। अनस्टेराइल प्रोसीजर, कैसे बोले वैसे ग्लव्स लेकर वहाँ पे उसको प्रोसीजर करके सेंट्रल लाइन डाल चुके हैं। सेंट्रल लाइन डालने के बाद वहाँ पे उसको जो ड्रेसिंग होता है, वहाँ पे जो ट्यूब होता है उसको ओपन करते हैं हम लोग, लगाते हैं विदाउट हैंड हाइजीन कर हैंड हाइजीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हैंड हाइजीन जो बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है हॉस्पिटल में। सारे स्टाफ को हैंड हाइजीन पता है, हैंड वाशिंग स्टेप्स, हैंड हाइजीन। ये हैंड हाइजीन क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स है हॉस्पिटल में। तो जो सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड कहते हैं हम लोग, बार बार हम जाते हैं वहाँ पे इंजेक्शन देते हैं, ब्लड ड्रा करते हैं सेंट्रल लाइन में, छीते हैं उसको वहाँ पे। तो छूने से पहले आप हैंड वॉश ज़रूर करिए, कम से कम हैंड वॉश नहीं हो तो हैंड हाइजीन स्टेरियम लेकर हैंड रब ज़रूर करिएगा, ताकि वहाँ पे इन्फेक्शन ना हो। गाइस हॉस्पिटल में जो भी इन्फेक्शंस होते हैं 90% हैंड वॉशिंग ना करने की वजह से होते हैं, जो कि हॉस्पिटल के स्टाफ की गलती होती है, हमारी गलती होती है। तो हमको क्या करना चाहिए, 5 मोमेंट्स जो होते हैं हैंड वॉशिंग के वो फॉलो करना चाहिए। बिफोर टचिंग पेशेंट, आफ्टर टचिंग पेशेंट, बिफोर डूइंग एनी एसेप्टिक प्रोसीजर्स, आफ्टर टचिंग पेशेंट्स, बॉडी फ्लूइड्स जो भी होते हैं पेशेंट के साइड, नेक्स्ट आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग। तो ये 5 मोमेंट्स जो होते हैं बहुत ही अहमियत रखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जब भी हम लोग पेशेंट के पास जाते हैं, बिफोर एंड आफ्टर आपको हैंड वॉशिंग करना है या हैंड रब करना है, ताकि इन्फेक्शन ना हो, हमारे वजह से पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो। आप स्टेराइल हो, आप नीटनेस मेंटेन करते हो, आपको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन आप हॉस्पिटल में हो, हॉस्पिटल के स्टाफ हो, आप हेल्थ केयर वर्कर हो, आप दूसरे पेशेंट को छीके आए हो, या फिर कोई टेलीफोन में लेकर बात कर रहे हो, या फिर कुछ और काम कर रहे हो, कोई रजिस्टर, कोई केस शीट हो गई, कोई रजिस्टर ले लिया आपने, या फिर कुछ और काम कर रहे हो, आपके हाथ गंदे हो सकते हैं,
जहाँ कहीं पे भी आप टच करो, हाई टच सर्फेसेस होते हैं, डोर ओपन करते हैं हम लोग, टेलीफोन यूज़ करते हैं, विंडोज़ हो गए, स्विचेस हो गए, जो चीज़ भी हम लोग टच करते हैं ये हाई टच सर्फेसेस हम लोग कंपलसरी टच करते रहते हैं, जिसमें इन्फेक्शन भरा हुआ रहता है। वही इन्फेक्शन लेकर हम हॉस्पिटल में जाकर पेशेंट के पास जाकर उसको टच करते हैं तो वो इन्फेक्शन होता है। ये हॉस्पिटल के स्टाफ की गलती है। तो प्रिवेंट करने का यही है कि हॉस्पिटल में 90% अगर हम लोग हैंड वॉशिंग करके पेशेंट को टच करते हैं तो 90% इन्फेक्शंस यहीं पे प्रिवेंट हो जाएंगे। स्टेरिलाइजेशन जो कहते हैं बहुत बड़ा टॉपिक है, अगला टॉपिक है, मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा स्टेरिलाइजेशन कैसे होता है, स्टेराइल प्रोसीजर्स कैसे करते हैं, स्टेरिलाइजेशन कैसे मेंटेन करना है प्रोसीजर्स के टाइम पे, या फिर आईसीयू में, या स्टाफ को कैसे ट्रेन करना है उसके ऊपर मैं उसको आपको अगले इसमें बताऊंगा। लेकिन हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल को आपको समझना है कि जो भी पेशेंट हॉस्पिटल में आता है, आने के बाद आफ्टर 48 आवर्स एट प्रेजेंट जब भी आता है इमीडिएटली उसको अगर इन्फेक्शन होता है तो हॉस्पिटल की गलती नहीं है, ना स्टाफ की गलती है, ना इन्वायरमेंट की। आफ्टर 48 आवर्स अगर उसको कुछ कल्चर में ब्लड कल्चर हो गया है, ब्लड कल्चर में उसको कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया कुछ ग्रोथ होता है तो वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन या नोसोकोमियल इन्फेक्शन कहलाता है, जो कि पूरे हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है। उसका लेंथ ऑफ स्टे बढ़ जाता है। गाइस ये इन्फेक्शन होता है, कितना भी प्रिवेंट करो, क्योंकि बैक्टीरिया हर जगह मौजूद है, कितना भी प्रिवेंट करो हर जगह मौजूद है, उसको इन्फेक्शन होता ही है। लेकिन हम ट्राई तो कर सकते हैं कि इन्फेक्शन कम करें, कम इन्फेक्शन रेट कम हो। हर हॉस्पिटल में आप कहीं कौन सा भी हॉस्पिटल जाकर ले लिए, बेंचमार्क चेक करिए आप, हर जगह हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता ही है, लेकिन उसका एक रेट होता है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन CDC करके सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल जो कि इंडिया में है, वहाँ से वो लोग गाइडलाइंस देते हैं कि कितना इन्फेक्शन रेट होना चाहिए। 200 इन्फेक्शन रेट होता है, इन्फेक्शंस होते हैं, लेकिन कितना होना चाहिए, मिनिमम स्टैंडर्ड, मिनिमम इन्फेक्शंस मेंटेन करना है। मिनिमम इन्फेक्शंस को हम लोग जितना हो सके उतना कम करना चाहिए इन्फेक्शंस को। ये सिर्फ हॉस्पिटल के स्टाफ कर सकते हैं, हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट मेंटेन करने में होता है। By doing hand hygiene, we can prevent infections. By maintaining surrounding clean, by maintaining your ward neat and clean, by doing sterile procedures, you can prevent hospital acquired infections. तो स्टेरिलिटी मेन थिंग है हॉस्पिटल्स में। मेन ज़्यादा से ज़्यादा होता है ऑपरेशन थिएटर एंड ICUs में। तो ऑपरेशन थिएटर और ICU के स्टाफ को बहुत ही ट्रेंड होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए हॉस्पिटल इन्फेक्शन के बारे में, स्टेरिलाइजेशन के बारे में, ताकि वो हॉस्पिटल के इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकें। तो गाइस अगला वीडियो जो होगा वो स्टेरिलाइजेशन के बारे में होगा, बहुत अच्छा वीडियो होगा। तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आया और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। आगे के वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन होगा आप कमेंट करके बताइए, मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट निकाल के बताऊँगा आपको, कंटेंट दूंगा आपको, बताऊँगा, समझाऊँगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, थैंक यू।